दृष्टि आईएएस के इन डेप्थ प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीष। हाल ही में इस तरह की रिपोर्ट प्रकाशित हुई है कि चीन ने अमेरिका के सैन डिएगो चिड़ियाघर को कुछ पांडा हस्तांतरित करने के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके कारण पांडा कूटनीति एक बार फिर से चर्चा में आ गई है। पांडा कूटनीति वस्तुतः किसी भी देश के साथ अपने सहयोग को या अपने संबंधों को सुधारने की एक सॉफ्ट पावर कूटनीति के अंतर्गत रखी जा सकती है। जब कोई देश किसी अन्य देश के साथ अपने संबंधों को स्थापित करता है, सहयोग को स्थापित करता है, तो उसके लिए हार्ड कूटनीति और सॉफ्ट कूटनीति का इस्तेमाल कर सकता है। जब हम हार्ड कूटनीति की बात करते हैं तो सामान्य तौर से उसमें अपनी आर्थिक और सैन्य शक्ति का इस्तेमाल किया जाता है, और जब हम सामान्य तौर से सॉफ्ट कूटनीति की बात करते हैं तो उसमें सांस्कृतिक मूल्यों, लोकतांत्रिक मूल्यों या किसी प्रसिद्ध लोकप्रिय खेल जैसे क्रिकेट, पिंग पोंग या किसी लोकप्रिय जानवर जैसे पांडा का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो पांडा कूटनीति एक बार फिर से चर्चा में है चीन के इस निर्णय के कारण, और इसलिए आज इन डेप्थ में इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे टॉपिक का नाम होगा क्या है पांडा कूटनीति, जिसे चीन फिर से अपना रहा है। सबसे पहले देखते हैं कि इस टॉपिक के अंतर्गत हमारी चर्चा के क्या पक्ष होंगे। सबसे पहले हमने उस खबर को जान लिया है जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है, यानी चीन ने हाल ही में अमेरिका के सैन डिएगो चिड़ियाघर के साथ जो समझौता किया है, और रिपोर्ट्स इस प्रकार की भी आई हैं कि वो अलग अलग देशों के साथ जैसे स्पेन के साथ, ऑस्ट्रिया के साथ भी इस तरह के पांडा हस्तांतरण के समझौते करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो इसके कारण ही ये पूरा टॉपिक चर्चा में आ जाता है। इसलिए हमारे लिए जानना जरूरी है कि पांडा कूटनीति है क्या, और क्या यह नरम कूटनीति से अधिक है। यानी जब हम सॉफ्ट डिप्लोमेसी की बात करते हैं जिसमें एक देश अन्य देशों के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को, अपने द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने का प्रयास करता है, तो उसमें सांस्कृतिक मूल्यों का प्रयोग करता है, लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रयोग करता है, किसी लोकप्रिय खेल या जानवर का प्रयोग करता है, तो क्या इस तरह की जो नीति है, जैसे जो ये पांडा कूटनीति है, ये नरम कूटनीति से कुछ अधिक कहती है, इसके बारे में जानेंगे। और सॉफ्ट कूटनीति के अन्य उदाहरणों पर भी एक सामान्य रूप से चर्चा करेंगे। अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है ये यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों जैसे खंड से जोड़ करके आप उसे देख सकते हैं। हम आगे बढ़े इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए, तभी हमारे प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आप प्राप्त करने में आपको आसानी होगी और इन प्रोग्राम से आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पांडा कूटनीति क्या है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी देश अन्य देशों के साथ अपने संबंधों को, अपने सहयोग को स्थापित करने के लिए हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल कर सकता है, जिसको सामान्य तौर से हार्ड कूटनीति और सॉफ्ट कूटनीति के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। सॉफ्ट कूटनीति के अंतर्गत किसी लोकप्रिय खेल का, किसी लोकप्रिय जानवर का या सांस्कृतिक मूल्यों का, किसी सांस्कृतिक खेल का, नृत्य का प्रयोग किया जा सकता है, लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रयोग किया जा सकता है। तो विशाल पांडा इसी प्रकार से एक सॉफ्ट कूटनीति का हिस्सा है। विशाल पांडा कूटनीति वस्तुतः इसी सॉफ्ट पावर कूटनीति का एक हिस्सा है। विशाल पांडा मध्य चीन में पाए जाने वाला एक एंडेमिक जानवर है। यानी जब हम जायंट पांडा की बात करते हैं तो वो मध्य चीन के यांगसी नदी बेसिन का एक मूल निवासी है, और चीनी सरकार द्वारा नरम कूटनीति के रूप में इसका इस्तेमाल करने की बात फिर से सामने आई है। इसका इस्तेमाल दो तरह से हो सकता है, या तो चीन इसको उपहार के रूप में प्रदान करे या अन्य देशों को ऋण के रूप में इस्तेमाल करें, ऋण के रूप में देकर के इसका इस्तेमाल करें। ऋण की बात इसलिए हुई है क्योंकि 1980 के दशक में इस बात के प्रमाण मिले हैं कि पांडा कूटनीति का या पांडा का हस्तांतरण ऋण के रूप में भी किया गया है। अभी हम उसको देखेंगे। इस तरह की कूटनीति के जो चीन में अस्तित्व है वो 7वीं से 10वीं शताब्दी के दौरान तांग शासन के दौरान, तांग राजवंश के शासन के दौरान भी देखने को मिलते हैं, और उसका एक रिकॉर्ड हमें प्राप्त होता है जब महारानी वू शेन के शासनकाल के दौरान जापानी दरबार को 2 भालू पेश किए गए थे। रिकॉर्ड 2 भालू का प्राप्त होता है, लेकिन 2 भालू का जो संकेत है वो वस्तुतः पांडा से ही लगाया जाता है। साथ ही हाल ही में चीन द्वारा अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जापान को भी उपहार या दान के रूप में पांडा को दिया जाना पांडा कूटनीति की तरफ संकेत है।
1972 में पांडा कूटनीति विशेष रूप से चर्चा में आई थी और इस मध्यकालीन शासन के बाद जो सबसे ज्यादा प्रमुख तौर पर पांडा कूटनीति उभर करके आई वो 1970 के दशक में उभर करके आई, जब अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने 1972 में चीन की यात्रा की थी और ये अमेरिका और चीन के संबंधों को बुनियादी रूप से परिवर्तित करने वाली घटना थी। इसी दौरान चीन के द्वारा दो विशाल पांडा अमेरिका को भेंट किए गए थे। फीमेल पांडा लिंग लिंग और हिशिंग हिशिंग मेल पांडा 16 अप्रैल 1972 को चीन को भेंट किए गए थे इस यात्रा के बाद, रिचर्ड निक्सन की यात्रा के बाद। साथ ही 1980 के दशक में पांडा उपहार के रूप में बंद कर दिया गया। चीन के द्वारा इसने उपहार के रूप में दिए जाने को बंद कर दिया और लगभग $1 मिलियन प्रति वर्ष शुल्क पर चीन ने इसको देना प्रारंभ किया अलग अलग देशों को। यानी प्रति वर्ष $1 मिलियन के ऋण पर चीन ने अलग अलग देशों को पांडा उपलब्ध कराया। यानी इसकी जो एंडेमिक नेचर है, यानी जो विशाल पांडा केवल खास प्रकार की ये जो प्रजाति है ये मध्य चीन के यांगत्से नदी बेसिन में ही पाई जाती है। इसका प्रयोग डिप्लोमेसी के साथ साथ एक आर्थिक लाभ के रूप में भी किया गया। साथ ही जब ये समझौते किए जाते थे तो इसमें अन्य प्रकार की आवश्यकताओं का भी चर्चा होती थी। किस प्रकार की आवश्यकता की चर्चा होती थी कि जहां भी ये पांडा भेजे जाएंगे, जहां भी हस्तांतरित किए जाएंगे, वहां पर इनकी देखभाल सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा और देखभाल सुविधाओं के साथ साथ अगर इनसे किसी संतान की उत्पत्ति होती है तो उन संतानों को चीन को वापस किया जाएगा। तो चीन ने एक बेहतर आर्थिक लाभ के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया। क्या यह नरम कूटनीति का से भी अधिक है? कुछ अध्ययन इस प्रकार के प्रकाशित हुए हैं कि चीन ने पांडा कूटनीति को केवल सॉफ्ट पावर के रूप में ही इस्तेमाल नहीं किया बल्कि आर्थिक शक्ति के रूप में, आर्थिक लाभ के रूप में भी इस्तेमाल किया। इसका हाल ही में 2013 का एक विशिष्ट अध्ययन है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का। वो अध्ययन ये कहता है, कई प्रकार की चीजों को परिलक्षित करता है और उसमें एक महत्वपूर्ण रूप से चर्चा ये की गई है कि पांडा को हस्तांतरित करने के, जिस देश को हस्तांतरित किया जाता है उस पर दीर्घकालिक पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? जब किसी भी एक प्रजाति को जो किसी अन्य स्थान की एंडेमिक होती है, स्थानिक प्रजाति होती है, किसी एक स्थान पर ही पाई जाती है, जब आपको उसको किसी दूसरे क्लाइमेट में, दूसरे जलवायु वाली स्थितियों में ट्रांसफर करते हैं तो वहां के जो इकोलॉजिकल स्ट्रक्चर है उसमें परिवर्तन होता है, उस वहां की पारिस्थितिकी में परिवर्तन हो सकता है। इसलिए इस अध्ययन में बताया गया कि इसके दीर्घकालिक रूप से पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं। और साथ ही एडिनबर्ग, एक और उदाहरण इस अध्ययन में प्रस्तुत किया गया कि ब्रिटेन के एडिनबर्ग चिड़ियाघर को दिसंबर 2011 में पांडा की पहली जोड़ी दी गई थी चीन के द्वारा। और ये जो पूरा समझौता हुआ था वो चीन के उप प्रधानमंत्री की देखरेख में हुआ था और इस समझौते के साथ साथ 2.6 बिलियन पाउंड का भी एक अनुबंध इसके साथ किया गया था, जिसमें पेट्रोकेमिकल, नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी, सामन मीट, जो सामन नाम की एक प्रमुख मछली होती है, सामन मीट और लैंड रोवर से संबंधित समझौते थे, अनुबंध थे जो 2.6 बिलियन पाउंड के थे। यानी जो पांडा डिप्लोमेसी का प्रयोग है वो आर्थिक दृष्टिकोण से भी उसको बल प्रदान किया जा रहा था, आर्थिक लाभ के दृष्टिकोण से भी उसे आगे बढ़ाया जा रहा था। साथ ही इस अध्ययन में यह भी कहा गया कि कनाडा, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के साथ जो पांडा मसौदे पर हस्ताक्षर हुए हैं उनका संबंध किसी न किसी प्रकार से इन देशों के साथ यूरेनियम समझौतों से भी मेल खाता है। यानी पांडा डिप्लोमेसी का प्रयोग किसी न किसी प्रकार से अपने आर्थिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए भी किया जा रहा है। और इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सॉफ्ट पावर ऊपर से दिखाई देता है, ये सॉफ्ट पावर से कहीं अधिक बात है, कहीं अधिक चीज है। तो एक महत्वपूर्ण पक्ष ये भी आता है कि सॉफ्ट पावर के अन्य रूप क्या है। अन्य रूप जानना इसलिए जरूरी है कि अलग अलग समय पर अलग अलग देशों द्वारा इसका प्रयोग किया गया है। और इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण वर्ष 2011 में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला मोहाली में सेमीफाइनल मैच है, जब भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा पाकिस्तान के संबंधों को वापस पटरी पर लाने के लिए वहां के प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी को इस मैच को देखने के लिए आमंत्रित किया गया था और संबंधों को दोबारा
पटरी पर स्थापित करने का प्रयास किया गया था। तो भारत द्वारा भी क्रिकेट कूटनीति का प्रयोग किया गया है, यानी सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल किया गया है अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को बेहतर करने के लिए। इसी का एक महत्वपूर्ण उदाहरण पिंग पोंग कूटनीति है। पिंग पोंग एक टेबल टेनिस की तरह का खेल है, चीन में बहुत प्रचलित है। और अभी हमने एक उदाहरण दिया था कि 1972 में जो अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन की चीन यात्रा थी, जिसने अमेरिका और चीन के संबंधों को बुनियादी रूप से परिवर्तित किया था। वस्तुतः इस यात्रा से पहले 1971 में दोनों देशों के बीच पिंग पोंग डिप्लोमेसी अपनाई गई थी, यानी इस खेल के माध्यम से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को बढ़ाने का प्रयास किया गया था। और 1970 के दशक में पिंग पोंग कूटनीति इस संदर्भ में लगातार चर्चा का विषय भी बनी थी। तो जिस 1970 के दशक में जब हमने पांडा कूटनीति की बात की है, उसी दौरान 1970 के ही दशक में अमेरिका के साथ संबंधों को बेहतर करने के लिए पिंग पोंग डिप्लोमेसी, पिंग पोंग कूटनीति भी लगातार चर्चा का विषय थी। और इसने भी अमेरिका और चीन के संबंधों को सुधारने के लिए, उनमें सहयोग स्थापित करने के लिए एक भूमिका निभाई थी। तो अलग अलग देश इस तरह की स्थितियों का, इस तरह के मूल्यों का, इस तरह के लोकप्रिय खेलों का इस्तेमाल करते हैं दूसरे देशों के साथ संबंधों को बेहतर करने के लिए। अंत में इसके संबंध में एक प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या नरम कूटनीति, सॉफ्ट डिप्लोमेसी का उदाहरण है? आपके ऑप्शंस हैं पांडा कूटनीति, पिंग पोंग कूटनीति, क्रिकेट कूटनीति या उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, तभी हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन प्राप्त करने में आपको आसानी होगी। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।